Good morning, everyone. Let's start a new day with full energy and joy. And we have to start today's human health and disease. And it's almost 4 o'clock. So let's start the journey of success. This is our topic today's, and class topic चैप्टर बड़ा चैप्टर है एंड स्टिल वी हैव टू कंप्लीट दिस. देखते हैं आज हो पाता है या फिर नहीं, बट वी ट्राई हार्ड. लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. काफ़ी मज़ा आने वाला है दिस टॉपिक में, क्योंकि ओरल हमारा एम तो यही है ना, डॉक्टर ही बनना. तो जब हम लोग जब एक स्टूडेंट इस तरीके के चैप्टर पढ़ता है तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है. सो लेट अस स्टार्ट. हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. कहते हैं हेल्थ के लिए बहुत लंबे समय तक इसे कंसीडर किया जाता था कि एक स्टेट है जहाँ पर बॉडी और माइंड जो है उनमें बैलेंस है सर्टेन ह्यूमंस का. दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन asserted. It was thought that person with black bile belonged to hot personalities and would have fever. This idea was arrived at by pure reflective thought. The discovery of the blood circulation by William Harvey. एक important point हो सकता है. William Harvey blood circulation. William Harvey blood circulation. लेकिन उससे पहले लिख देना जरूरी होगा व्हाट आवर मोटो इज एंड व्हाट वी आर डूइंग. तो दिस इज अ स्टडी सेशन, स्टडी ब्लॉग कह सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ आप मुझे देखने नहीं कुछ सीखने आए हैं. दिस इज अ स्टडी ब्लॉग. दिस इज अ स्टडी विथ मी सेशन, यहाँ पे आप सिर्फ मैं नहीं आप भी, हम दोनों साथ साथ में पढ़ने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं एक चैप्टर को. टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. तो दिस इज द टॉपिक जो हमें आज कंप्लीट करना है. दिस इज आवर टास्क एंड इट्स मॉर्निंग ब्लॉग. एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि दिस इज अ मॉर्निंग ब्लॉग, क्योंकि मॉर्निंग है एंड मॉर्निंग टाइम रेगुलर उठ पाना इज अ डिफ़िकल्ट टास्क. सो आपको इसे ट्राई करना चाहिए एंड यू हैव टू ज्वाइन विद दिस journey, and this is a challenge. 7 days challenge यहाँ लिखना जरूरी होगा. 7 days challenge मैंने कहा आई एम डूइंग दिस वन. 7 days challenge and basically you can get each and everything for a student that is important for a student on this channel, because I am too a student, so I am preparing for a NEET by themselves.
and it's need motivation. And motivation comes from inside, क्योंकि जो मोटिवेशन अंदर से आता है देन उसके बाद आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती. सो लेट्स स्टार्ट. Let's start a new day, and we have to achieve today's only goal. Don't think over the whole goal. Let's start. तो विलियम हार्वे he discovered blood circulation. That discovery, ठीक है, using experimental method and the demonstration of the normal body temperature in person with black wine using thermometer disproved the good humor hypothesis of the health. In later years, biology stated that mind influence through neural system and endocrine system. Our immune system and diet, our immune system maintains our health. लेकिन बाद के सालों में, बाद के आने वाले समय में ऐसा पता चला कि जो बायोलॉजी कहता है माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, कि जो माइंड है उसको न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर इन्फ्लुएंस कर रहा है. एंड इफ़ दिस इज़ अ माइंड, तो इस पे न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या फिर दोनों की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है. सो हम क्या कर सकते हैं कि अवर इम्यून सिस्टम, उससे पहले कि माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, our immune system and our immune system maintain our health. और हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा भी माइंड इन्फ्लुएंस हो रहा है, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे हेल्थ को मेंटेन कर रहा है. मीन्स माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ. इसलिए माइंड और जो मेंटल स्टेट है एक व्यक्ति का, वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है. ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, तो मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्थ जो है इनसे अफेक्ट नहीं होता. Health is affected by genetic disorder, infection, and lifestyle, including food or water we take, rest and exercise we give to our body, and habit that we have or lack. So these are the factors that affect the health of a person. Genetic disorder, यानी deficiency with which a child is born, and deficiency या defect which the child inherit from parents from birth. These types of disease are genetic disorder. The term health is very frequently used by everybody. How do we define it? Health does not simply mean absence of disease or physical fitness. It could be defined as a state of complete physical, mental, and social well-being. When people are healthy, they are more efficient at work. This increases productivity and brings economic prosperity. Health also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality. कहते हैं हेल्थ जो ऐसा एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम सभी के द्वारा यूज किया जाता है, लेकिन हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. हेल्थ का ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हेल्थ एज ए कंडीशन जहाँ पे बीमारी किसी को ना हो, या फिर फिजिकल फिटनेस. इसको हम डिफाइन करते हैं एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के बेस पे. व्हेन पीपल आर हेल्दी, जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वो अपने काम में ज़्यादा इफ़िशिएंट होते हैं, एंड उनकी जो प्रोडक्टिविटी होता है वो ज़्यादा होता है, एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव. हेल्थ आल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ द पीपल, एंड जब लोग हेल्दी होते हैं तो उनके जीने का जो समय होता है, उनका लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा होता है, जिससे कि जो इन्फेंट या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कम होता है जब लोग हेल्दी होते हैं. तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज है वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ. तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपना गुड हेल्थ यानी वो अच्छा स्वस्थ रहे, तो इसके लिए उससे अपना बैलेंस डाइट लेना होगा,
पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना होगा, तभी एक व्यक्ति जो है वो हेल्दी रह सकता है। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड सिंस टाइम इमोर्टल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज फंक्शन, वैक्सीनेशन, immunization against infectious disease, proper disposal of wastage, control of vectors, and maintenance of the hygiene foods and water resources are necessary for achieving good health. तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना, तभी एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इसमें to then the functioning of one or more organ or system of body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms. We say that we are not healthy, that is we have a disease. तो एक डिजीज़ वाले कंडीशन में क्या होता है कि जो एक व्यक्ति का ऑर्गन है या फिर उसका एक सिस्टम जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड होता है, एंड जिससे कि हमें बहुत तरीके के साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं और हम कह सकते हैं कि वो हेल्दी नहीं है। डिजीज कैन बी करेक्टली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड इनफेक्शियस। तो जो बीमारी है वो दो तरीके का होता है। पहला इन्फेक्शियस एंड दूसरा non-infectious, infectious, non-infectious. Disease which are easily transmitted from one person to another are called infectious disease. तो जो infectious disease होता है वो आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। Infectious diseases are very common and very one of us suffer from these at some times of other. Some of the infectious diseases like AIDS are fatal. Among non-infectious disease, cancer is the major cause of the death. और वहीं non-infectious में जो कैंसर है वो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है। ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। वहीं ड्रग्स और अल्कोहल का यूज करना ये भी हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, अ वाइड रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, viruses, fungi, protozoans, helminths, etc. could cause disease in man. एक व्यक्ति में बहुत जो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करते हैं उनमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स और हेलमिंथ्स शामिल है। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। तो पैथोजन टर्म यूज ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए किया जाता है जो कि बीमारी कॉज करते हैं। पैथोजन टर्म ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए किया जाता है जो कि बीमारी कॉज करते हैं। मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजन, इसलिए जो ज़्यादातर जो पैरासाइट है वो पैथोजन ही है, एज दी कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन ऑन देम। पैरासाइट वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होते हैं फॉर देयर फूड्स। The pathogen can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. Pathogens have to adapt to life within the environment of the host. For example, the pathogen that enters the gut must know a way of surviving in the stomach at a low pH. स्टोमक में तो लो pH होता है। तो जो पैथोजन जहाँ पे, क्योंकि उसे दूसरे के जो हैबिटेट है, जिस दूसरे का जो परिवेश है उसमें खुद को पैथोजन को ढालना होता है, तो उसे एक वेल नोन स्ट्रेटजी अपनाना होगा, तभी वो जाके वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। जैसे कि अगर हम स्टोमक में, अगर कोई गट में जाके पैथोजन रहना चाहता है तो जो स्टोमक का जो कंडीशन है उस कंडीशन को उसे अच्छी तरीके से डील करना आना चाहिए, यानी उसको लो पीएच में रहने की आदत हो, एंड रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, और बहुत तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम भी वहाँ पे सीक्रेट कर रहे होंगे, तो उससे भी उसे खुद को रेसिस्ट करना आना चाहिए। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर along with the disease causing by them. Preventive and control measures against these diseases in general are also briefly described. Salmonella typhi is a pathogenic bacteria which cause typhoid fever in human beings. तो यहाँ पे गले में खिसखिस लगातार बोलने लगने से I'm not feeling good.
सुबेर भी आया था। तो कौन सा बीमारी किस ऑर्गेनिज्म हो रहा है इस चैप्टर में, दिस इज टू मच इम्पोर्टेंट, वी कांट एक्सपेक्ट दैट वन। सो लिखते चलना होगा। पहला बीमारी आ गया यहाँ पे टाइफाइड फीवर, जो कि सल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है। टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर, सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी एंड दिस इज अ बैक्टीरिया, दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो टाइफाइड फीवर जो है सल्मोनेला टाइफी द्वारा हो रहा है, जो कि एक बैक्टीरिया है। The pathogen generally enters the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organ through blood, और ब्लड के थ्रू दूसरे जो पार्ट है वहाँ पर ये माइग्रेट कर जाता है दूसरे ऑर्गन के पास। सस्टेन हाई फीवर 39 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द सिम्टम ऑफ द टाइफाइड फीवर? तो यहाँ पे सस्टेन फीवर होगा, हाई फीवर होगा 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। जो पेशेंट है उसमें फीवर देखने को मिलेगा। वीकनेस उसको फील होगा, स्टमक पेन, कंस्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपिटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ द डिजीज। तो इस डिजीज़ के कुछ कॉमन सिम्टम हैं जिसमें शामिल है हाई फीवर होना, हेडेक होना, एपिटाइट, वीकनेस, स्टमक पेन, कंस्टिपेशन। इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सेवियर केसेस। और इतना ही नहीं, और इसके सेवियर केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि जो पेशेंट है उसके इंटेस्टाइन का परफोरेशन हो चुका है एंड कई बार तो पेशेंट का डेथ भी इसमें हो सकता है। सो बी केयरफुल व्हाट डिजीज, डोंट इग्नोर सल्मोनेला, दिस इज कॉल्ड बाय सल्मोनेला टाइफी, दैट इज अ टाइफाइड फीवर, दैट्स ओके। टाइफाइड फीवर कुड बी कन्फर्म बाय, सो इसका टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर मेडिको गाय, यू मस्ट नो what is the test called for a typhoid fever, ठीक है। then only then you can prescribe this to the patient। so जानना तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब वाइडल टेस्ट, a classic case in medicine, that of the Mary Mellon, nicknamed typhoid Mary। इसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इज वर्थ मेंशनिंग हियर। She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared। तो यहाँ पर एक लेडीज़ का नाम है जो कि अपने पेशे से एक कुक थी, यानी खाना बनाती थी दूसरे लोगों के घरों में जा जाकर। और आपको जानकर यू गेट यू गेट सरप्राइज, यू गेट अमेज्ड कि उस महिला ने जो खाना बनाई उसके कारण उसने कई सालों तक लोगों को टाइफाइड फीवर बांटती रही। यानी उस महिला ने कई सालों तक लोगों को टाइफाइड फीवर से मार दिया। वाई एंड दिस इज़ वाई इसका जो उसका नाम था मैरी मेलन एंड उसका निक नेम रखा गया टाइफाइड मैरी। तो आप जो टाइफाइड फीवर के लिए वाइडल टेस्ट करवा सकते हैं। यह भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फॉर व्हाट डिजीज व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट यू हैव टू प्रिस्क्राइब टू द योर पेशेंट। टाइफाइड फीवर के लिए वाइडल टेस्ट, and then you can be a good doctor। Bacteria like Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza are responsible for the disease pneumonia। Once again a disease comes, that is pneumonia। एंड निमोनिया जो बीमारी है वो हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण। तो निमोनिया जो है वो हो सकता है किसी को, एंड इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है, इस यहाँ भी बैक्टीरिया के कारण ही निमोनिया हो रहा है। Then similarly ask कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन, which organism is causing this particular disease? You must know about this. सो जो निमोनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया द्वारा या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि निमोनिया कॉज करता है। एंड यह भी एक बैक्टीरिया ही है विच इन्फेक्ट दी एल्वोलाई। एंड निमोनिया की विशेषता यह है कि इस केस कंडीशन में जो पेशेंट है उसका जो एल्वोलाई है, जो कि ईयर फील्ड सैक है ऑफ द लंग्स, वो अफेक्टेड हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम इन दिस पेशेंट। तो इस कंडीशन में होता ये है कि जो इन्फेक्शन के कारण ये जो एल्वोलाई होता है उसमें फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है रेस्पिरेशन के जैसे कंडीशन केस के लिए। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड्स फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक। तो इस बीमारी में जो सिम्टम देखने को मिलता है वो फीवर है, चिल्स है, कफ है और हेडेक। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर्स नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। और कुछ केसों में ऐसे देखने को मिलता है कि जो पेशेंट का जो नाखून है या फिर जो लिप्स है, जो होठ है, वो ग्रे से ब्लूइश कलर में हो जाता है। एंड दिस इज अ सिम्टम ऑफ अ निमोनिया। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets aerosol released by an infected person। तो ये एक कह सकते हैं कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन इसे इनहेल कर सकता है या फिर एक्वायर कर सकता है इस तरह का डिजीज जब वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स या एरोसोल को इनहेल करता है, और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, इटीसी आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। तो बैक्टीरिया के कारण जो होने वाला डिजीज है उसमें हम भले ही बात सिर्फ टाइफाइड फीवर की कर रहे हैं, जो कि कौन सा सल्मोनेला टाइफी के कारण हो रहा है। हम निमोनिया की बात कर रहे हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण हो रहा है। लेकिन फिर भी बैक्टीरिया के कारण होने वाले डिजीज बस इतने नहीं हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ द ग्रुप इट हैज, लार्ज नंबर ऑफ लिस्ट इट हैज, जो कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं। इसमें आपका डिसेंट्री आ गया, प्लेग, डिप्थीरिया, कुछ कॉमन डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं। मेनी वायरसेस, अब हम बात करते हैं वायरस से होने वाले जो बीमारियाँ। तो मेनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन। ऐसा नहीं है कि वायरस ने लोगों को बीमार करना छोड़ दिया। राइनो वायरस प्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ द वायरस which cause one of the most infectious human ailment, the common cold। लिखना जरूरी होगा कि जो कॉमन कोल्ड है इसके लिए राइनो वायरस एक वायरस का ग्रुप है जो कि राइनो वायरस, जो कि कॉमन कोल्ड कॉज कर रहा है। द इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेस बट नॉट द लंग्स। लेकिन कॉमन कोल्ड की विशेषता ये है कि यहाँ पर आपका नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो तो इन्फेक्टेड होता है, लेकिन लंग्स आपका सेफ होता है। जैसे कि निमोनिया के केस में था कि जो एल्वोलाई था लेट गेट फिल्ड विद द फ्लूइड्स, ठीक है। एंड निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को भी कांट एस्केप, ये भी है। सो सिर्फ ये कह देना दैट इज नॉट फियर, ठीक है। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, hoarseness, cough, headache, tiredness. So these are the symptoms for a common cold.
which usually last for 3 to 7 days. Droplets resulting from cough or sneezes of an infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cup, door knobs, computer keyboard or mouse, etc. and cause infection in a healthy person. और एक healthy person में ये disease cause कर सकता है. Some of the human disease are caused by protozoans. तो चलो ये तो बहुत ही ईजी हो गया. मुझे वायरस से होने वाला बहुत ज़्यादा जो लिस्ट था वो याद नहीं करना. एक ही सिर्फ we talk about only one disease caused by the virus. It is a common cold. That's okay. Move on. Well, some of the human diseases are caused by protozoans too. You might have heard about malaria, a disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for the disease. तो जो मलेरिया है वो हम ऐसे डिजीज़ की बात कर रहे हैं जो कि प्रोटोजोन के कारण हो रहा है. तो इसमें पहला मलेरिया, एंड मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, जो कि एक छोटा सा प्रोटोजोन है जो कि मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है. प्लाज्मोडियम. ठीक है. तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम, पी वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी फैल्सीपेरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया. अब मलेरिया भी कई तरीके के होते हैं एंड उसके लिए जो प्लाज्मोडियम है उसके भी डिफरेंट तरीके का स्पीसीज है रिस्पॉन्सिबल, जो कि डिफरेंट तरीके के मलेरिया कर रहे होते हैं. Of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious and one can even be fatal. लेकिन हालांकि इसका जो प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है बहुत तरीके के हैं, जिससे कि बहुत तरीके अलग अलग तरीके के मलेरिया होते हैं. लेकिन उन सभी में जो मैलिग्नेंट मलेरिया है जो कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम द्वारा होता है. कौन सा? मैलिग्नेंट मलेरिया. मैलिग्नेंट मलेरिया बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम. प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का तो मैलिग्नेंट मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होता है और ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी है एंड ये फैटल भी हो सकता है. लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम एंड इसके लिए फिगर 8.1 दिया हुआ है. प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज अ स्पोरोजोइट एंड जो कि एक इन्फेक्शियस फॉर्म है. प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी, जो प्लाज्मोडियम है वो ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है स्पोरोजोइट के रूप में, जो कि एक इन्फेक्शियस फॉर्म है, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो. एंड ये तो स्पोरोजोइट के रूप में जो कि एक इन्फेक्शन फॉर्म है उस फॉर्म में ये ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है एंड दिस डिजीज इज कॉज बाई सॉरी फॉर डैट. तो इसका जो कैरियर है डेट इज फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो, ये मच्छर के काटने, एनोफ्लीज मस्कीटो जो है उसके काटने से फैलता है, या फिर एक कैरियर है जो कि बीमारी को फैलाने में हेल्प कर रहा है. द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल रिजल्टिंग इन देयर रप्चर. पहले तो लिवर पे अटैक करता है, उसके बाद आरबीसी को रप्चर करता है, रेड ब्लड सेल पे अटैक करके एंड उसको रप्चर करेगा. द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हिमोजोइन. तो जब आरबीसी रप्चर होता है तो यहाँ पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस हिमोजोइन जो है वो रिलीज होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिक्वायरिंग इवन 3 to 4 days, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है चिल एंड हाई फीवर के लिए एवरी 3 to 4 days. व्हेन अ फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे जब एक फीमेल मस्कीटो जो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, दिस पैरासाइट इंटर द मस्कीटोज बॉडी एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, और फिर उसके बॉडी में फिर फर्दर डेवलपमेंट होने लगता है. द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म अ स्पोरोजोइट, और यहाँ पे जो पैरासाइट होता है वो मल्टीप्लाई होता है एंड स्पोरोजोइट फॉर्म करता है. डेट आर स्टोर्ड इन देयर सेलेब्री ग्लैंड, जो कि उसके सेलेब्री ग्लैंड में स्टोर हो जाता है.
When this mosquito bite a human, the sporozoite are introduced into her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that the malaria parasite requires two hosts. तो हम कह सकते हैं कि ये जो मलेरिया पैरासाइट है इसके लिए दो होस्ट की ज़रूरत होता है, एक ह्यूमन और दूसरा मस्कीटो, तभी ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाता है। यानी मलेरिया को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत होता है, एंड दो होस्ट इसके लिए ह्यूमन एंड मस्कीटो रिस्पॉन्सिबल है। द फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो इज द वेक्टर टू, और जो फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो होता है वो वेक्टर के रूप में यानी ट्रांसमिटिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा होता है। तो फिगर डायग्राम से इट इज़ मोर इजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो वो पहले कहाँ पे लीवर पे एक्ट करेगा, मस्कीटो होस्ट में क्या क्या वो काम करता है। फिर मस्कीटो टेक अप gametocide with blood meal and fertilization development take place in the mosquito's gut, and उसके बाद स्पोरोजोइट सैलिवरी ग्लैंड में से रिलीज होगा। मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेजेस स्पोरोजोइट्स escape from gut and migrate to the mosquito salivary gland. When the mosquito bite another human, a sporozoite is injected with bite. तो इसीलिए जब मस्कीटो जो है किसी दूसरे पर्सन को दूसरे ह्यूमन को काटता है तो जो स्पोरोजोइट है वो अपने बाइट के साथ इंजेक्ट कर देता है, एंड दैट पैरासाइट या जो स्पोरोजोइट है वो लीवर तक पहुंच जाता है ब्लड के थ्रू, एंड यहाँ पे जो पैरासाइट होता है रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, और लीवर सेल में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, ब्रस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। उसके बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम, रिलीज पैरासाइट इनफैक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। So this is how a mosquito complete this is how a life cycle of a plasmodium completed, एंड इसके लिए दो होस्ट की ज़रूरत होता है, एक जो मस्कीटो है और दूसरा ह्यूमन। अगला डिजीज है इंट एमीबा हिस्टोलिटिका, इज अ प्रोटोजोन डिजीज इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉजेज एमोबियासिस या एमोबिक डिसेंट्री। बीमारी का नाम है एमोबियासिस, एमोबियासिस या फिर इसी को एमोबिक डिसेंट्री भी कहा जा रहा है, एमोबिक डिसेंट्री भी कहा जा रहा है, ठीक है, जो कि इंट एमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा हो रहा है। इंट एमीबा हिस्टोलिटिका इंट एमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा हो रहा है, जो कि इंट एमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो भी एक तरीके का प्रोटोजोन है, एंड ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एमोबियासिस इंट एमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। Symptoms of this disease includes constipation, abdominal pain and cramps, stools with excess mucus and blood clots। तो इस डिजीज़ में जो सिम्टम देखने को मिलता है वो कंस्टिपेशन हो गया, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल, और जो स्टूल होता है पेशेंट का उसमें एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट भी देखने को मिलता है। Hospitalized act as a mechanical carrier and serve to transmit the parasite from feces of infected person to food and food products, therefore contaminating them and गले में खिसखिस नॉट, therefore contaminating them
ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो इस तरीके से जो ये इन्फेक्शन है वो इसके थ्रू फैल सकता है जब आप ऐसा फूड या फिर वाटर ड्रिंक कर रहे हैं जो कि इन्फेक्टेड है एंड आप उसका यूज़ कर रहे हैं, तो देन यू मे गेट इन्फेक्टेड। Ascaris, the common roundworm, and Uchreria, the filarial worm, are some of the helminths which are known to be pathogenic to human. Ascariasis, this is a common roundworm, and Uchreria, the filarial worm, एक कुछ helminths है जो कि which are known to be pathogenic to man. Ascaris, an intestinal parasite, causes ascariasis. तो ascaris जो है एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है, यानी जो इंटेस्टाइन में रहता है, एंड कॉजेज ascariasis. जो ascariasis है वो ascaris के कारण होता है, ascaris के कारण होता है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड्स इंटरनल ब्लीडिंग। तो इसमें कुछ सिम्टम जो देखने को मिलता है जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, मस्कुलर पेन हो गया, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। द एग ऑफ द पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन which contaminate soil, water, plants, etc. A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetable, fruit, etc. Uchreria, W. bancrofti and W. malaili. The filarial worm causes the slowly developing chronic inflammation of the organ in which they live for many years. Usually the lymphatic vessel of the lower limbs, and the disease is called elephantiasis or filariasis. The genital organs are also often affected, resulting in gross deformities. The pathogen are transmitted to a healthy person through the bite by the female mosquito vector. Many fungi belong to the genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton are responsible for ringworm. यानी रिंगवॉर्म के लिए बहुत तरीके के जो फंजाई के ग्रुप है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें माइक्रोस्पोरम या ट्राइकोफाइटोन या एपिडर्मोफाइटोन जो है रिस्पॉन्सिबल है रिंगवॉर्म के लिए। तो रिंगवॉर्म कह सकते हैं कि सिंपली रिंगवॉर्म ये फंजाई द्वारा हो रहा है, एंड फंजाई में भी जो मुख्य रूप से शामिल है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। Appearance of dry scaly lesion on various parts of the body, such as skin, nails, and scalp, are the main symptom of the disease. These lesions are accompanied by intense itching. Heat and moisture helps these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds, such as those in the crown or between the toes. Ringworms are generally acquired from soil or by using towel, clothes, or even the comb of infected person. तो जो रिंगवॉर्म है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, वो सिंपली सॉइल से, या फिर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवेल या फिर क्लोथ या फिर जब कॉम्ब यूज करते हैं तब भी चांसेस है कि जो पर्सन है वो अफेक्टेड हो सकता है। Maintenance of the personal and public hygiene is very important for the prevention and control of many infectious diseases. A measure for personal hygiene includes keeping the body clean, consumption of the clean drinking water, food, vegetable, fruits, etc. सो जो पर्सनल हाइजीन में चीज़ें शामिल है उसमें शामिल है बॉडी को क्लीन करना, एंड वेजिटेबल या फिर जो भी फूड है, फ्रूट्स है, उस क्लीन हो। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, periodic cleaning and disinfection of the particles, pools, cell pool and tanks, and observing standard practice of the hygiene in public sanctuary. These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water, such as typhoid, pneumoconiosis, and ascariasis.
इन केसेस ऑफ द ईयर ऑर्नी डिजीज सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड, जो कि हवा से फैल जाता है, इन एडिशन टू द एबव मेजर। तो इसके लिए ऊपर वाले जो मेजर बताए गए हैं उन्हें तो ध्यान में रखना ही है। साथ ही क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। तो हमें ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में भी नहीं जाना चाहिए। फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फिलियासिस that is transmitted through infected vector, the most important measures is to control or eliminate the vectors and their breeding places. वहीं मलेरिया और फिलियारिसिस की बात करें, जो कि ट्रांसमिट हो रहा होता है वेक्टर द्वारा एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस द्वारा, तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? कंट्रोल करना होगा या फिर एलिमिनेट करना होगा ऐसे प्लेसेस का जहाँ पर वो ब्रीड करते हैं। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेसिडेंशियल एरियाज, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द हाउसहोल्ड कूलर्स, यूज ऑफ मॉस्किटोज नेट, इंट्रोड्यूसिंग फिशेज इनटू gambusia in ponds that feed on mosquito larvae, spraying of insecticides in ditches, drainage areas and swamps, etc. In addition, doors and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of mosquito. Such precaution has become more important, especially in the light of the recent widespread incidences of the vector-borne and Aedes mosquitoes disease like dengue and chikungunya in many parts of India. The advancement made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious diseases. The use of vaccines and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease like smallpox. वहीं कुछ ऐसी बीमारियां जैसे कि स्मॉल पॉक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, इससे भी अब लोगों को बचाया जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे बायोलॉजिकल साइंस इंप्रूव में हुआ एडवांसमेंट आने के कारण। तो हम वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम जैसी चीज़ें इनेबल कर रहे हैं ताकि लोगों को इस तरह की खतरनाक बीमारियों से भी बचाया जा सके। लार्ज नंबर ऑफ द अदर इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टेटनस हैव बीन कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय यूज ऑफ द वैक्सीन। तो वैक्सीन का यूज करके लार्ज नंबर पे जो अलग अलग तरीके की बीमारियां थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा समाज में लोगों को इन्फेक्ट कर रही थी, खतरनाक थी, जैसे कि निमोनिया हो गया, पोलियो, डिप्थीरिया या टेटनस हो गया, तो वैक्सीन का यूज करके इसे भी बहुत ज़्यादा हद तक रोका जा चुका है। बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल रीड मोर इन चैप्टर 12 इज एट द वर्ज ऑफ द मेकिंग अवेलेबल न्यूअर एंड सेफर वैक्सीन. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat infections. वहीं एंटीबायोटिक्स का जैसे जैसे डिस्कवरी होता गया एंड और भी बहुत तरीके के ड्रग्स का जैसे जैसे डिस्कवरी होता गया, इसने हमें जो भी इन्फेक्शियस डिजीज थे उसे ट्रीट करने में हेल्प किया। अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो बेसिकली इसी के इर्द गिर्द दीज आर द इम्पोर्टेंट डिजीज़ जो कि कॉज होते हैं डिफरेंट तरीके के पैथोजन के द्वारा। पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म में जो कि बीमारी कॉज करता है। एंड ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्बर्ट। सो every day we are exposed to large number of infectious agents. However, only a few of these exposure result in disease. Why? This is due to the fact that the body is able to defend itself from most of these foreign agents. कहता है कि हम हर रोज बहुत तरीके के इन्फेक्शियस एजेंट के संपर्क में आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ही
कि एक्सपोजर में जाने से हमें बीमारियाँ होती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा रीज़न ये है कि हमारा जो बॉडी होता है ये खुद इतना सक्षम होता है कि ये बहुत तरीके के जो फॉरेन एजेंट है उसे हरा सकता है, डिफेंड कर सकता है एंड अपना सुरक्षा कर सकता है। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्म्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो ये जो एबिलिटी है होस्ट का टू फाइट करना जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, दैट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है दो तरीके का होता है, एक इनेट इम्यूनिटी और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो प्रकार हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक एक्वायर्ड and other is innate. What is this and how this? Let's see. तो पहला innate immunity की बात करें तो innate immunity is non-specific type of defense that is present at the time of birth. This is accompanied by providing different types of barriers to the entry of the foreign agent into our body. Innate immunity consists of 4 types of barrier. कहते जो innate immunity है वो एक नॉन स्पेसिफिक तरीके का डिफेंस होता है जो कि एक व्यक्ति में उसके जन्म लेते ही फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ, यानी जब वो जन्म लेता है उसी टाइम से ये इम्यूनिटी उसके साथ हो जाती है। दिस इज कंबाइंड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर टू द एंट्री एंड इनेट इम्यूनिटी जो है ये काम किस तरीके से करता है, ये जो है एक डिफरेंट तरीके के बैरियर जो है वो प्रोवाइड करता है टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट इनटू आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी फॉरेन एजेंट इंटर ना कर जाए इसके लिए एक बैरियर प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि इनेट इम्यूनिटी के पास कुल 4 तरीके के बैरियर है, ठीक है। पहला फिजिकल बैरियर, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा सेलुलर बैरियर एंड फोर्थ वन इज साइटोकाइन बैरियर। यानी इनेट इम्यूनिटी जो है एक बैरियर प्रोवाइड करता है जिससे कि वो पैथोजन को हमारे बॉडी में इंटर नहीं होने देते। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बैरियर्स है उसमें पहला है फिजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। Let's see what is and how it is. तो पहला नंबर पर फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर में सिंपली आपका जो स्किन है वो शामिल है। स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ द माइक्रोटीन म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी gastrointestinal and urogenital tract also helping travel microbes entering our body। तो इसमें फिजिकल बैरियर में सिंपली आपका स्किन आ गया। स्किन को आप समझ सकते हैं कि एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम करता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में इंटर नहीं होने देता है। या फिर जो म्यूकस कोटिंग जो है एपिथेलियम लाइनिंग का जो कि रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट को कवर कर रहा होता है, ये भी एक तरीके का फिजिकल बैरियर है। वही फिजियोलॉजिकल बैरियर में एसिड आ गया, एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन द माउथ, टीयर्स फ्रॉम आई, ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये सब भी माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। एंड दीज आर फिजियोलॉजिकल लाइक टीयर्स इन आईज, लाइक एसिड इन स्टमक, लाइक सलाइवा इन माउथ। वही सेलुलर बैरियर में शामिल है सर्टेन टाइप्स ऑफ लिकोसाइड इन डब्ल्यूबीसी ऑफ आवर बॉडी लाइक PMNL, न्यूट्रोफिल्स इसमें शामिल है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिकोसाइड एंड मोनोसाइट नेचुरल किलर टाइप ऑफ lymphocyte in the blood as well as the macrophages in the tissue can phagocyte and destroy microbes। तो these are the cellular barrier and cytokine barrier में शामिल है वायरस इन्फेक्टेड सेल, secret protein is called interferons which prevents non-infectious cell from further infection। and cytokine barrier में
ऐसे सेल शामिल है जो कि वायरस से पहले इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये होता है कि जो सेल वायरस से पहले इन्फेक्टेड हो चुका है, अब वो एक तरीके का प्रोटीन जिसे इंटरफेरोन कहते हैं वो प्रोड्यूस करने लगता है। एंड ये जो प्रोटीन होता है वो फर्दर जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है उसे इन्फेक्टेड होने से बचाता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट, तो ये था इनर इम्यूनिटी जो कि एक ह्यूमन के पास फ्रॉम द टाइम बर्थ शामिल है। लेट्स टॉक अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजेन स्पेसिफिक। जहाँ इनर इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, वही एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इट इज स्पेसिफिक। It is characterized by memory. This mean when our body encounter a pathogen for the first time, ये memory based immunity है। इसका ये मतलब हुआ कि जब हमारे बॉडी में when our body encounters a pathogen for the first time, यानी जब हमारा बॉडी जो फर्स्ट टाइम के लिए पैथोजन इनकाउंटर करता है, प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स, तो एक तरीके का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन elicits a highly intensified secondary or anamnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. The primary and secondary immune The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special type of lymphocyte present in our body blood. That is B lymphocyte and T lymphocyte, जो कि B lymphocyte है और T lymphocyte है। जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज है are carried out with the help of two specific type of lymphocyte। जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज होता है वो हमारे आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट द्वारा, जिसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट शामिल है। ये जो बी लिम्फोसाइट होता है, दिस प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ द प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। तो जो बी लिम्फोसाइट होता है ये एक प्रोटीन्स का आर्मी प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट है बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। द टी लिम्फोसाइट देमसेल्फ डोंट सीक्रेट एंटीबॉडीज। वहीं जो टी लिम्फोसाइट होता है वो खुद एंटीबॉडीज तो नहीं प्रोड्यूस करता है, बट हेल्प्स बी सेल टू प्रोड्यूस देम। तो टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता, वो बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है कि भाई तू एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर। ईच एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल्स हैज 4 पेप्टाइड चेन। तो अगर हम एंटीबॉडीज की बात करें तो हर एक एंटीबॉडीज के पास
4 पेप्टाइड चेन होता है, 4 पेप्टाइड चेन होता है, 4 पेप्टाइड चेन होता है, जिसमें कि टू स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन। तो जो स्मॉल है उसे ही लाइट चेन कहा जा रहा है, या फिर जो लाइट है वो स्मॉल है। एंड सेकंड में जो लॉन्गर है वो हैवी है, जो लॉन्गर है वो हैवी है। एंड एंटीबॉडीज रिप्रेजेंटेड बाई, इसलिए हम एंटीबॉडीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2I2 के फॉर्म में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। आप एंटीबॉडीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2I2। एंड एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके के एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें शामिल है IgA, IgM, IgE, IgG। दीज आर द एंटीबॉडीज जो कि एक ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस किया जाता है। अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडीज इज गिवन इन फिगर 8.4। तो एक कार्टून जो है एक जो एंटीबॉडीज का वो फिगर 8.4 में दिया गया है। तो यहाँ याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो स्मॉल है वो लाइट है, जो स्मॉल एंटीबॉडीज है जो कि 4 पेप्टाइड चेन था, तो इसका जो 2 स्मॉल होता है जिसे लाइट चेन कहते हैं, और 2 लॉन्गर है जिसे हैवी चेन कहा गया है। एंड दिस इज द एंटीबॉडीज एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंड दिस इज द लाइट चेन, एंड दिस इज द हैवी चेन। तो जो हैवी चेन है वो लॉन्गर है, हाँ लॉन्गर है, और जो लाइट चेन है वो स्मॉल है। Because these antibodies are found in the blood, the response is also called as humoral immune response. क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज है वो ब्लड में प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसलिए जो रिस्पॉन्स है इसे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ द अवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्सेस। उससे पहले वी हैव टू यहाँ पे समझना, ठीक है। आपने कहा कि अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज जो है एक ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें शामिल था IgA, IgM, IgE और IgG। आपने ये भी कहा कि जो एंटीबॉडीज है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H2I2। मुझे लगा कि आप हैवी के बारे में बात कर रहे हैं, और I जो है वो लाइट के लिए यूज कर रहे हैं। Because these antibodies are found in the blood, the response is also called as humoral immune response। क्योंकि जो एंटीबॉडीज है वो किसी के हर एक के ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे ह्यूमरल एंटीबॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडीज मेडिएटेड, द सेकंड टाइप इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। द टी लिम्फोसाइट मेडिएटेड CMI जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, very often when some human organ like heart, eye, liver, kidney fails to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live in a normal life. Then a search begins to find a suitable donor. Why is it that the organ can't be taken just from anybody? What is that the doctor check grafts from just any source, and animals, another primates or any humans? Can't be made since the grafts would be rejected sooner or later. कहता है ऐसे कंडीशन में जब एक व्यक्ति नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता, इसका कारण कुछ भी हो सकता है, उसका लीवर, किडनी कुछ भी खराब हो जाने के कारण, या फिर वो
उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता जो कि करना चाहिए, तो उस कंडीशन में ट्रांसप्लांट टेक्निक यूज किया जाता है। लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर काफ़ी सतर्क होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी का ऑर्गन आप ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट विल गेट ग्राफ्टेड सूनर और लेटर, दे मे गेट रिजेक्टेड। तो इसके लिए टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांटेशन। तो किसी भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन से पहले हमें ज़रूरत होता है टिश्यू मैचिंग करने का, टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैच करना, एंड ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है। Even after this, the patient has to take immunosuppression all or her life. और भले ही हमने ब्लड ग्रुप और टिश्यू को मिला लिया था जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे थे, लेकिन फिर भी वैसे पेशेंट जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं उन्हें इम्यूनोसप्रेसेंट उसके पूरे लाइफ भर के लिए यूज लेना ही होता है, एंड दे कांट अवॉइड दिस। The body is able to differentiate self and non-self, and the cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection. तो एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल इम्यून सिस्टम है, डेट इज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब एक होस्ट एंटीजन से एक्सपोज होता है, विच में भी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स या एंटीबॉडीज, अदर प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट और बॉडीज। तो उस कंडीशन में जो एक होस्ट बॉडी होता है उसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया जाता है। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और इस तरीके की इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, एंड एक्टिव इम्यूनिटी की विशेषता यह है कि ये स्लो होता है एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, और अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए काफ़ी टाइम लेता है। Injecting the microbes deliberately during immunization or infected organism, gaining access into the body during natural infection, and is active immunity. तो एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होता है और अपना फुल इफेक्ट देने में काफ़ी टाइम लेता है, और तो इसका कई जगह पर इसका यूज़ हो रहा है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन हो गया। उस कंडीशन में भी एक्टिव इम्यूनिटी ही डिलीवर किया जा रहा होता है। When ready-made antibodies are directly injected to protect the body against foreign agent, that is passive immunity। वहीं पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है डायरेक्टली दिया जाता है पेशेंट को, ताकि वो दैट हेल्प्स इन बॉडी प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम एनी फॉरेन एजेंट। डू यू नो why mother's milk is considered very essential for the newborn infant? The yellowish fluid colostrum secreted by mother during initial days of lactation has abundant antibodies IgA। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि वो जो मदर का मिल्क है इनिशियल टाइम में जिसमें कोलेस्ट्रॉम प्रेजेंट होता है, डेट हैज एंटीबॉडीज प्रेजेंट कॉल्ड IgA। यानी मदर के मिल्क में IgA एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है। The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. These are the some example of the passive immunity, और यह भी passive immunity का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस कंडीशन में भी रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है वो पर्सन को दिया जा रहा होता है। Vaccination and immunization। The principle of immunization or vaccination is based on the property of the memory of the immune system.
तो जो प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन का या फिर वैक्सीनेशन का, वो बेस्ड है इस प्रॉपर्टी पे, इम्यून सिस्टम की मेमोरी की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इन वैक्सीनेशन, a preparation of antigenic proteins of pathogen or inactivated a weakened pathogen are introduced into the body। मतलब वैक्सीनेशन के दौरान a preparation of antigenic proteins of the pathogen or inactivated weakened pathogens are introduced in the body। The antibodies produced in the body against these antigen would neutralize the pathogen agent during actual infection। The vaccine also generates memory B and T cell that recognize the pathogen quickly on the subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of the antibodies। If a person is infected with some deadly microbes, to which quick immune response is required, as in tetanus, we need to directly inject the preformed antibodies or the antitoxin, a protein, a preparation containing antibodies to the toxin। Even in cases of snake bite, the injection which is given to the patient contains performed antibodies against the snake venom। This type of immunization is called passive immunization। That's cool। Recombinant DNA technology has allowed the production of the antigenic polypeptides of the pathogen in bacterial origin। Vaccine produced using this mosquito. Vaccine produced using this approach allow large scale production and hence greater ability for immunization। एग्जाम्पल के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो ईस्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। And still we have to fight this। Wow, good job, yeah, keep going। कहते हैं ना क्या कर, आई फॉरगेट दिस वन, व्हाट दिस, कुछ का अब कुछ है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सक्सेस ही उतनी बड़ी होगी। आई थिंक मैंने ऊपर नीचे कर दिया, सॉरी। कि जितने बड़े संघर्ष होगी सक्सेस उतनी बड़ी होगी। या दिस इज दैट, कीप गोइंग एंड एंजॉय द पाथ of success। It's not easy, but still we have to be happy with that and keep doing and achieving the today's goal। We have to focus only on the today's goal। Longer goal will achieved automatically if we achieve the daily goal। We achieve the daily goal, longer goal will be automatically achieved। Let's talk about allergy। When you have gone to a new place and suddenly you started sneezing, wheezing or no explained reason, and when you went away
your symptoms disappear. Did this happen to you? Some of us are sensitive to some particles in the environment. The above mentioned reaction could be because of the allergy or allergy to the pollen, mites, etc., which are different in different places. कहते हैं एलर्जी, जब कई बार ऐसा होता है कि हम जब कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं तो सडनली वी गेट स्टार्टेड स्नीजिंग, हमें छींक आने लगती है, कफिंग, विजिंग लाइक होने लगता है। तो ये इसका कारण हो सकता है कि आपको एलर्जी हो कुछ ऐसे प्लेसेस, कुछ ऐसे पैथोजन का जो कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, उस पर्टिकुलर प्लेस पे प्रेजेंट है। द एग्जैक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। The substances to which such an immune response is produced are called allergy. The substances to which such an immune response is produced. तो कहना this substance to which such an immune response is produced are called allergen. The antibodies produced to these are of IgE type. जहाँ मदर के मिल्क में IgA टाइप एंटीबॉडीज है, वहीं पे इन द केस ऑफ द एलर्जी IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया जा रहा है। IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया जा रहा है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द एलर्जन आर mites in dust, pollen, animal dander. Symptoms of allergic reaction include sneezing, watery eyes, running nose, and difficulties in breathing. Allergy is due to the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cell. कहते एलर्जी का कारण हो सकता है कि कुछ केमिकल का रिलीज होना मास्ट सेल द्वारा, लाइक हिस्टामिन या फिर सेरोटोनिन। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, इसलिए जब हम एलर्जी के कॉज को डिटरमाइन करने जाते हैं, द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ द पॉसिबल एलर्जन एंड द रिएक्शन स्टडी। तो उसके लिए जो पेशेंट होता है उसको इंजेक्ट किया जाता है, स्मॉल एक्सपोजर दिया जाता है पॉसिबल एलर्जन का, ताकि हम उससे फर्दर स्टडी कर पाएँ उसके रिएक्शन को। The use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroids quickly reduce the symptom of allergy. So एलर्जी के रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉइड्स और एड्रेनालिन का यूज़ किया जाता है। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of the immunity and more sensitivity to the allergens. आज का जो लाइफ स्टाइल है इसने हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा लोअर कर दिया है, एंड जिसकी वजह से वी आर मोर सेंसिटिव टू एलर्जन। हम जो एलर्जन है उसके रिगार्डिंग ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज ऑफ द इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जी एंड अस्थमा ड्यू टू सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट। और यही कारण है कि मेट्रो सिटीज़, इंडिया के मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले बच्चे वो एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड ईयरली इन द लाइफ। इसका कारण ये हो सकता है कि ऐसे बच्चों को जो शुरुआती के टाइम में, शुरुआती के स्टेज में उन्हें एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट दिया जाता है, जिसके कारण लेट्स टॉक अबाउट द ऑटोइम्यूनिटी। Memory based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms, example kill pathogen, from cell to cell। तो जो मेमोरी बेस्ड जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है evolved in the higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms, example kill pathogen, from cell to cell। While we still don't understand the basis of this, two calories of this ability has to be understood. One, higher vertebrates can distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of the experimental immunology deals with this aspect, to sometimes due to the genetics and other unknown reason. The body attacks cell. This results in the damage to the body and is called autoimmune disease. Rheumatoid arthritis, which affects many people in our society, is an autoimmune disease. Rheumatoid arthritis.
autoimmune disease. This is an autoimmune disease. Rheumatoid arthritis. Immune system in the body. The human immune system consists of the lymphoid organ, tissue, cell and soluble molecules like antibodies. तो ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है इसमें शामिल है लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल और soluble molecule like antibodies. Lymphoid organ, tissue, cell, antibodies. These are the parts of the immune system of a human. As you have read, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigen, responds to these and maintains immunity. The immune system also plays an important role in allergic reaction, autoimmune disease, and organ transplantation. Which one was the responsible for the graft rejection? I forget. कौन था भाई? Cell mediated immune response. Cell mediated immune response. ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल. बात करते हैं लिम्फोइड ऑर्गन. दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड और मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट अकर्स. तो ये लिम्फोइड ऑर्गन ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जहाँ पे कि लिम्फोसाइट का मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन हो रहा होता है. द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस. सो जो लिम्फोइड ऑर्गन में जो प्राइमरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस. थाइमस एंड बोन मैरो आर द प्राइमरी lymphoid organ. Primary lymphoid organ are bone marrow and thymus. Bone marrow and thymus. Bone marrow and thymus. Primary lymphoid organ. Where immature lymphocyte differentiate, जहाँ पे जो immature lymphocyte होते हैं वो differentiate होते हैं into antigen sensitive lymphocyte में. भाई still we have to cut.
After maturation, the lymphocyte migrate to the secondary lymphocyte organ like a spleen, lymph node और tonsil. तो लिम्फोइड ऑर्गन दो तरीके का है, एक प्राइमरी जिसमें बोन मैरो और थैमस शामिल है, और दूसरा सेकेंडरी जिसमें आपका स्प्लीन, लिम्फ नोड, टोंसिल, पियर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स शामिल है. स्प्लीन, लिम्फ नोड, टोंसिल, पियर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स. पियर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स शामिल है. The secondary lymphoid organ provide the site for interaction of the lymphocyte. The secondary lymphoid organ provide the site for interaction of the lymphocyte with the antigen. तो ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है वही साइट प्रोवाइड कर रहा होता है जहाँ पे कि लिम्फोसाइड और एंटीजन आके इंटरेक्ट कर रहे हैं. विच देन प्रोलिफरेट, जो कि बाद में प्रोलिफरेट हो जाता है एंड बिकम इफेक्टर सेल, और इफेक्टर सेल बन जाता है. The location of various lymphoid organs in the human body is shown in figure 8.5. The bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced. ये जो बोन मैरो है इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन है जहाँ पर कि जितने भी ऑल सेल, ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस किए जाते हैं. द थैमस इज अ लोब्ड ऑर्गन. वही थैमस जो है एक लोब्ड ऑर्गन है लोकेटेड नियर द हार्ट, जो कि हार्ट के पास में प्रेजेंट है, एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन. द थैमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ द बर्थ. बर्थ के टाइम पे जो थैमस होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, but keeps reducing in size with the age, and by the time puberty is attained, it reduces to a very small size. Both bone marrow and thymus provide microenvironment for the development and maturation of T lymphocyte. बोथ बोन मैरो और जो थैमस है वो एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है जहाँ पे कि डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन हो रहा होगा टी लिम्फोसाइट का. द स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन. जहाँ की जो स्प्लीन होता है वो एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है. इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट्स. इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड मैक्रोटनी. स्प्लीन आल्सो है जो लार्ज रिजर्वर ऑफ द एरिथ्रोसाइट. स्प्लीन जो है एक लार्ज रिजर्वॉयर भी है एरिथ्रोसाइट का. The lymph nodes are a small solid structure located at the different points along the lymphatic system. Lymph nodes serve to trap the microorganism or other antigen which happen to get into the lymph and tissue fluid. Antigen trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of the lymphocyte present there and cause the immune response. There is lymphoid tissue also located within the lining of the major tract like respiratory, digestive and urological tract, and इन्हें माल्ट कहा जाता है. म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ये ऐसे लिम्फोइड टिश्यू है जो कि along the lining lymphoid tissue है also जो कि लोकेटेड होते हैं विद इन द लाइनिंग ऑफ द. इनके ये जो डिफरेंट तरह के ट्रैक, इनके ट्रैक के उसके लाइनिंग के अलावा ये एसोसिएटेड होते हैं. इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी. और एक ह्यूमन बॉडी में लगभग 50% जो लिम्फोइड टिश्यू है उसको कंस्टिट्यूट करते हैं. अब बात करते हैं एड्स की.
एड्स का फुल फॉर्म हुआ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका मतलब हुआ कि डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of the individual, indicating that it is not a congenital disease. Syndrome means group of symptom, यानी सिंड्रोम ऐसे सिम्टम के लिए, ऐसे डिजीज के लिए यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अ ग्रुप ऑफ सिम्टम देखने को मिलता है। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। एड्स का जो पहला केस था वो 1981 में देखा गया, एंड इन द लास्ट 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million people। इतने ज़्यादा लोगों को इसने मार दिया है। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV and member of the group of the virus called retrovirus। HIV जो कि एक बीमार है रेट्रोवायरस के ग्रुप का, which have an envelope enclosing the RNA genome। Transmission of the HIV infection generally occurs by sexual contact with infected person, transfusion of the contaminated blood and blood product, sharing infected needles as in the case of intravenous drug abuser, or from infected mother to her child through placenta। So people who are at the high risk of this getting includes individuals who have multiple sexual partner, drug addicts who take drugs intravenously, या फिर इंडिविजुअल who requires repeated blood transfusion, and children born to an HIV environment। HIV का जो कंडीशन है ऐसे लोगों में, या फिर ऐसे लोग HIV के शिकार होने के ज़्यादा कगार पे होते हैं जो कि ड्रग एडिक्ट होते हैं, जो ड्रग लेते हैं। सेकेंड, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराते रहते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो कि एक इन्फेक्टेड मदर से, जिसकी मदर इन्फेक्टेड थी, उसके जो चाइल्ड हो गए वो भी इन्फेक्टेड हो गए। और ऐसे पीपल that have a multiple sexual partner, they are also at the high risk of getting AIDS। Do you know when do people need repeated blood transfusion? Find out and make a list of such a condition। It is important to note that HIV or AIDS is not spread by mere touch or physical contact. It is spread only through body fluids. It is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society। There is always a time lag between the infection and the appearance of the AIDS symptom। This period may vary from a few months to many years, as well 5 से 10 साल। इतना, oh my God। कहता है जो एड्स जो एड्स है वो इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से नहीं फैलता, ये फैलता है बॉडी फ्लूइड के कारण, बॉडी फ्लूइड्स की कॉन्टैक्ट में आने से। तो हमें ऐसे नहीं कि एड्स वाले जो पेशेंट हो उसे समाज या घर परिवार से अलग कर देना हो, लेकिन इसकी ये जो टाइम लैग है बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस एड्स के जो सिम्टम होने का, वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। वो फ्यू मंथ से कई सालों तक हो सकता है। 5 से 10 साल बाद यू मे गेट अ सिम्टम ऑफ दिस। हाउ डेंजरस। After getting into the body of the person, the virus enters into macrophages, where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcription। This viral DNA get incorporated into host cell's DNA and direct the infected cell to produce this virus particle। The macrophages continue to produce virus and in this way act like a HIV factory। Simultaneously, HIV enters into the helper T lymphocyte, replicate and produce progeny virus। The progeny virus released in the blood attack other helper T lymphocyte। This is repeated leading to a progressive decrease in the number of helper T cells, helper T lymphocyte in the body of the infected person। During this period, the person suffers from bouts of fever, diarrhea, and weight loss।
With a decrease in the number of the helper T lymphocyte, the person starts suffering from infection that could have been otherwise overcome, such as due to the bacteria, especially microbacteria, virus, fungi, and even parasite like toxoplasma. तो बेसिकली कह रहा है कि एड्स में जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है उसकी संख्या कम रहा है. The patient becomes so immunodeficient that he is unable to protect himself herself against this infection. और उससे छोटे मोटे भी अगर इन्फेक्शन होता तो खुद को ऐसे कंडीशन में जो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डिफिशिएंट हो चुका होता है, कमज़ोर हो चुका है कि छोटे मोटे इन्फेक्शन से भी खुद को नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है. अबाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एलिसा. एंड एड्स के लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है that is ELISA. ELISA is the full form enzyme linked immunosorbent assay. ELISA enzyme linked immunosorbent assay. Enzyme linked immunosorbent assay. Treatment of AIDS with antiretrovirus drug is only partially effective. They can only prolong the life of the patient but can't prevent death, which is inevitable. Because when a person gets infected to AIDS, we can't prevent them from death. We can only we can only prolong their life by using antiretroviral drug. Shit. We are still Prevention of AIDS. And AIDS has no cure. Prevention is the best option. Moreover, HIV infection more often spread due to conscious behavior pattern and is not something that happens inadvertently, like pneumonia or typhoid. Of course, infection in blood transfusion patients newborn from mother, it may take place due to poor monitoring. The only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of ignorance. In our country, the National AIDS Control Organization, National AIDS Control Organization, another non-governmental organization, NGOs are doing a lot to educate people about AIDS. WHO has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood from blood banks safe from HIV, ensuring the use of the only disposable needles and syringes in the public and private hospitals and clinics, free distribution of the condom, controlling drug abuse, advocating safe sex, and promoting regular checkup for HIV in suspected population are some such steps taken. तो एड्स जो है ऐसा बीमारी है जिसका क्योर नहीं है. सो यहाँ पे प्रिवेंशन सबसे बढ़िया ऑप्शन है. और ऐसा नहीं है कि ये जो HIV इन्फेक्शन है किसी को ऐसे ही पता भी नहीं चल फैल जाता है. ये कॉन्शियस बिहेवियर के कारण फैलता है. हालांकि मानते हैं कि ये जो एड्स है जो ऐसे बच्चे जिनका मदर इन्फेक्टेड था उस बच्चे में हो सकता है, या फिर ऐसे लोग जिनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था एंड पुअर मॉनिटरिंग के कारण दे कैन गेट अफेक्ट बाय द एड्स. सो इसके लिए रिगार्डिंग एनजीओ और बहुत तरीके की गवर्नमेंट एजेंसी है जो काम कर रही है, लोगों को एडुकेट कर रही है अबाउट एंड टीचिंग देम एंड स्प्रेडिंग नॉलेज अबाउट द एड्स. Infection with the HIV or having AIDS is something that should not be hidden. Since then, the infection may spread to many more people. HIV/AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned by the society. तो ऐसे पर्सन जो कि एड्स से इन्फेक्टेड है, ऐसे बेचारे को हेल्प की ज़रूरत होती है, सिंपैथी की ज़रूरत होती है, ना कि उन्हें समाज से ऐसे एंड ऐसा भी नहीं है कि जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है वो खुद को छिपा लेंगे कोई भी इस तरह की बीमारी को. Unless society recognizes if as a problem to be dealt with in a collective manner, the chances of the wider spread of the disease
increase manifold. It is a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of the disease. Cancer. Cancer is one of the most dreaded diseases of the human beings. It is a major cause of death all over the globe. More than a million Indians suffer from cancer and a large number of them die from. तो कैंसर जो है एक बहुत ही ज़्यादा ड्रेडेड डिजीज़ है ह्यूमन के लिए. The mechanism that underlie development of the cancer or the oncogenic transformation of the cell. Its treatment and control have been some of the most intense areas of the research in biology and medicine. In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. In cancer cells, there is a breakdown of this regulatory mechanism. Normal cells show a property called contact inhibition, by virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth. Cancers appear to have lost this property. कहता है ये हमारे बॉडी में जो सेल का ग्रोथ होना है या फिर डिफ्रेंशिएशन होना है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है और रेगुलेटेड है. लेकिन वहीं जो कैंसर सेल है, जो ऐसे सेल जिसको कैंसर हो चुका है, उसमें इस तरह के जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो ब्रेक डाउन हो चुका होता है. और जो नॉर्मल सेल की अगर बात करें तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जिसके कारण जब कोई सेल बहुत ज़्यादा ग्रो करते रहता है तो जब दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में जाता है तो अपना ग्रोथ को, जो अनकंट्रोल ग्रोथ रहता है उसको इनहिबिट कर देता है, रोक देता है. लेकिन जो कैंसरस सेल है उसके पास ये जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो प्रॉपर्टी होता है वो भी लॉस्ट हो चुका होता है. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिविंग टू मासेस ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर, जिसकी वजह से वो डिवाइड करते रहता है और करते रहता है और करते रहता है. और इस तरह ट्यूमर जो कि एक मासेस ऑफ सेल है फॉर्म करता है. ट्यूमर्स आर ऑफ द टू टाइप्स. ट्यूमर जो है दो तरीके का हो सकता है, एक बेनिंग और दूसरा मैलिग्नेंट. बेनिंग ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन. तो ट्यूमर जो है दो तरीके का हो सकता है. कौन कौन? एक मैलिग्नेंट और दूसरा बेनिंग. बेनिंग एंड मैलिग्नेंट. तो अगर हम बेनिंग ट्यूमर की बात करें तो नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डोंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज. तो इसमें जो बेनिंग ट्यूमर है वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहता है एंड वो स्प्रेड नहीं करता है दूसरे हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे, तो जिसकी वजह से हमें लिटिल डैमेज यहाँ पे होता है. द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड हैज आर अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल कॉल्ड न्यूप्लास्ट और ट्यूमर सेल. वहीं जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि एक मास होता है प्रोलिफरेटिंग सेल का, जिसे न्यूक्लियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल कहते हैं. दिस सेल ग्रो वेरी रैपिडली और ये जो सेल है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते रहते हैं, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग दी सराउंडिंग नॉर्मल सेल, जिसकी वजह से वो उसके सामने जो भी नॉर्मल सेल आता है उसे भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है. बट दिस सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो. दे आल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कम्पीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स. और चूँकि ये जो सेल है वो एक्टिवली डिवाइड करते रहता है, ग्रो करते रहता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल होता है उसे दे में डाई बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन फॉर द वाइटल न्यूट्रिएंट्स. Cells lost from such tumors reach distance through blood, and wherever they got lodged in the body, they start a new tumor there. This is what is called metastasis. Is the most feared for the malignant tumor. तो जो malignant tumor है इसका जो most feared property है that is metastasis, and is spreading from one place to another part of the body. Causes of cancer. तो कैंसर के क्या कारण हो सकते हैं? Transformation of the normal cell into cancerous neoplastic cell may be included by physical, chemical or biological agents. कैंसर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट के कारण हो सकता है. These agents are called carcinogens, और ये जो एजेंट होते हैं इन्हें कार्किनोजेन कहते हैं. Ionizing radiation like X-ray and gamma ray and non-ionizing radiation like UV
cause DNA damage, leading to neoplastic transformation. The chemical carcinogens present in tobacco smoke have been identified as a major cause of the lung cancer. टोबैको स्मोक लंग कैंसर हो सकता है। कैंसर कॉजिंग वायरस, अब बोले थे कि बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, तो जो बायोलॉजिकल एजेंट है अब कैंसर कॉज करने के लिए जो वायरस है दैट इज ऑन्कोजेनिक वायरस। तो ऐसे वायरस जो कैंसर कॉज करते हैं उसके लिए टर्म यूज होता है ऑन्कोजेनिक वायरस। हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेंस, और इसके पास जो जीन होता है दैट इज वायरल ऑन्कोजेंस। फर्दरमोर सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजेंस, सी ऑन्क और प्रोटो ऑन्कोजेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल विच बीन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, जो कि जब सर्टेन कंडीशन के अंदर जब एक्टिवेट होता है could lead to oncogenic transformation of the cell. कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, तो कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है एंड व्हाट कैन बी द स्टेप्स टेकन टू डायग्नाइज। Early detection of the cancer is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. कहते हैं ईयरली डिटेक्शन, जो कैंसर का ईयरली डिटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है as it allows the disease to be treated successfully in many cases. Cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow test. Oh, sorry for that. कहते cancer detection is based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow test for increased cell count in the case of ल्यूकोमियासिस। इन बायोप्सी जो कि आपने बोला कि एक तरीका है जिससे कि हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शन। तो बायोप्सी में क्या किया जाता है कि किसी सस्पेक्टेड टिश्यू जिस पे हमें सस्पेक्टेड टिश्यू के पीस को काटा जाता है एंड कट इनटू थिन सेक्शन इज स्टेन। थिन सेक्शन में से काट के स्टेन कर लिया जाता है, एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर। दैट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी जिसको कह सकते हैं, बिकॉज यू आर स्टडिंग व्हाट द सेल, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल सेल स्टडीज इसको कहा जाता है बाई अ पैथोलॉजिस्ट। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी जहाँ पे एक्सरे का यूज किया जाता है, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। तो जो इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेज एक्सरे टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एमआरआई यूजेज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। वहीं जो एमआरआई है वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया करता है एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करता है, ताकि वो एक एक्यूरेटली जो है पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेज हो रहा है लिविंग टिश्यू में उसको डिटेक्ट कर पाए। एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। तो सर्टेन कैंसर के डिटेक्शन के लिए एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन का भी यूज किया जाता है। टेक्निक्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स and they are almost on the page and oh my god, still time. Identification of such genes which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. Such individual may be advised to avoid exposure to particular carcinogen to which they are susceptible. Example, tobacco smoke in case of lung cancer. तो टोबैको स्मोक करने से लंग कैंसर हो सकता है, सो अवॉइड डूइंग टोबैको स्मोक। What can be the treatment that can be used for a cancer? तो कैंसर के लिए द कॉमन अप्रोच फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर आर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो दीज आर द ट्रीटमेंट जो कि कैंसर की कंडीशन में यूज किया जाता है, जैसे कि सर्जरी हो गया,
रेडिएशन थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल आर irradiated lethally, taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor mass. Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cell. Some of these are specific for particular tumor. इसमें से कुछ जो है एक पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए स्पेसिफिक होते हैं. मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स लाइक हेयर लॉस, एनीमिया etc. और ज़्यादातर जो ड्रग्स है उसका साइड इफ़ेक्ट है जिसके कारण हेयर लॉस हो सकता है या फिर एनीमिया जैसे कंडीशन देखने को मिल सकता है. Most cancer are treated by combination of the surgery, radiotherapy and chemotherapy. Tumor cell have been shown to avoid detection. Tumor cell have been shown to avoid detection and destruction by immune system. Therefore, the patient are given substances called biological response modifier, such as alpha interferons, which activate their immune system and helps in destroying the tumor. तो बहुत से कंडीशन में ऐसा भी देखने को मिलता है कि रेडियोथेरेपी, सर्जरी और केमोथेरेपी तीनों का कम्बिनेशन यूज करके कैंसर को ट्रीट किया जाता है. ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज. सर्वे एंड स्टैटिस्टिक्स shows that use of drugs and alcohol have been on the rise, especially among the youth. This is really a cause of the concern as it could result in many harmful effects. But the proper education and guidance would enable you to safeguard themselves against this dangerous behavior pattern and follow healthy lifestyle. अगर हम सर्वे और स्टैटिक्स की बात करें तो ऐसा पाया गया कि जो ड्रग्स का यूज है और एल्कोहल का जो यूज है वो युवाओं में ज़्यादा है, जो कि एक कंसर्न का विषय बन जाता है क्योंकि इसका ओवरऑल हेल्थ पर तो हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है ना. इसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस की ज़रूरत होगा जो कि हमें युवाओं को देना होगा ताकि वो खुद को एंड बचा सकें इस डेंजरस बिहेवियर पैटर्न से और वो अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकें. The drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids, and coca-alkaloids. Many of these are obtained from the flowering plants. Some are obtained from fungi. Opioids की बात करें तो opioids are the drugs. तो यहाँ पे मुझे ये लिखना होगा कि कौन सा ड्रग्स किससे मिलता है. एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है. Opioids are the drugs which bind to the specific opioid receptor present in our central nervous system and gastrointestinal tract. Heroin commonly called smack. And उसका क्या नेम है? This is also a point. Heroin commonly called smack is chemically diacetylmorphine, which is a white odorless bitter crystalline compound. तो आप हीरोइन को स्मैक भी कहते हैं. एंड इसको केमिकली हम डाइएसिटाइलमॉर्फिन भी कह सकते हैं जो कि वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है. दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सटैलेशन ऑफ द मॉर्फिन which is extracted from the latex of the poppy plant Papaver somniferum. मॉर्फिन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. Generally taken by snorting and injection. Heroin is a depressant and slow down body function. Heroin जो है डिप्रेशन के रूप में काम करता है जो कि बॉडी फंक्शन को स्लो कर देता है. Cannabinoids are a group of chemicals which inert with cannabinoids receptor present principally in the brain. Natural cannabinoids are obtained from the inflorescence of the plant Cannabis sativa. Cannabis sativa. The flower, top, leaves and the resins of the cannabis plants are used in various combinations to produce marijuana, hashish, charas and ganja. Generally taken by inhalation and oral ingestion. These are known for their effects on the cardiovascular system of the body. जो कैनाबिनॉइड्स है इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट है या फिर द इफेक्ट ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी. कोका एल्कलॉइड्स और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम
तो जो कैनाबिनॉइड्स है and this is obtained from the plant cannabis battery is about to die. Cannabis sativa. Coca alkaloids or cocaine is obtained from coca plant Erythroxylum coca. Cocaine obtained from coca plant Erythroxylum coca. Erythroxylum coca. Native to South America. It interferes with the transport of the neurotransmitter dopamine. Cocaine, commonly called coke or crack, is usually snorted. तो कोकेन के लिए अदर टर्म यूज किया जाता है कोक और क्रैक, यानी कोकेन को कोक और क्रैक भी कहा जाता है, कोक और क्रैक, और इसे समानता स्नॉट किया जाता है. इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, producing a sense of euphoria and increased energy. Excessive doses of the cocaine cause hallucination. Other well-known plants with hallucinogenic properties are Atropa, belladonna, and Dhatura. These days cannabinoids are also being used by some sport person. और आज के टाइम में जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी कैनाबिनॉइड्स का यूज कर रहे हैं. ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, amphetamine and benzodiazepines and other similar drugs that are normally used as medicine to help patients cope with mental illness like depression and insomnia are often used. Morphine is very effective sedative and painkiller. Morphine जो है एक पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है and is very useful in patients who have undergone surgery. तो यही कारण है कि सर्जरी के दौरान इसका यूज किया जाता है. Several plant fruits and seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies, and ritual all over the globe. When these are taken for a purpose other than medicinal use and amount frequency that impairs one's physical, physiological, or psychological function, it constitutes drug abuse. तो जो कैनाबिनॉइड्स था वो हमें कैनाबीज सटाइवा जो प्लांट है उससे ऑब्टेन किया जा रहा है, और जो कोकेन है वो कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से ऑब्टेन किया जा रहा है. इट विल टेक सम होप सो कि आज ही ये कंप्लीट हो जाए. एंड इट्स स्मोकिंग आल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स. Tobacco has been used by human beings for more than 4,000 years. It is smoked, chewed, or used as a snuff. Tobacco contains a large number of chemical substances, including nicotine and alkaloids. Nicotine stimulates adrenal glands to release adrenaline and noradrenaline into blood circulation. Both of which raise blood pressure and increase heart rate. Smoking is associated with the increased incidence of the cancer of lungs, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc. Tobacco chewing is associated with increased risk of the cancer of the oral cavity. Smoking increases carbon monoxide content in the blood and reduces the concentration of hemobond oxygen. कहता है स्मोक करने से क्या होता है कि आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका वो इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से हेमोबॉन्ड जो ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है.
अगर आप टोबैको चबाते हैं तो इससे इट में इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, तो इससे ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है। When the buzz packets of the cigarettes, one can't miss the statutory warning that is present on the packing, which warns against smoking and say how it is essential to health. Yet smoking is prevalent in society both among young and old. Knowing the danger of the smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to be avoid these habits. Any addicts requires counseling and medical help to get rid of the habit. हालांकि ये जानते हुए भी कि स्मोकिंग और टोबैको चबाना कितना ज़्यादा हानिकारक हो सकता है आपके लिए, फिर भी पीपुल एडिक्ट होते हैं एंड दे आर अनेबल टू गेट रीड फ्रॉम डैट। सो ऐसे लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है और मेडिकल हेल्प की, ताकि वो इस बैड हैबिट के जो शिकार हो गए हैं उनसे छुटकारा पा सकें। एडोलसेंट एंड ड्रग एल्कोहल यूज। एडोलसेंस मीन्स बोथ अ पीरियड एंड अ प्रोसेस during which a child becomes mature in terms of his or attitude and believes for effective participation in society. The period between 12 to 18 years of age may be thought of an adolescence period. In other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence thus is a very vulnerable phase of the mental and psychological development of an individual. Curiosity, need for adventure and excitement, and experimentation constitute common causes which motivate youngsters towards drug and alcohol abuse. A child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by facts that might be perceived as benefits of alcohol or drug use. Thus, the first use of the drug or alcohol may be out of the curiosity or experimentation, but later the child starts using these to escape facing problem. Of late, a stress from pressure to excel in the academics or examination has played a significant role in persuading the youngster to try alcohol and drug. कहते हैं कि ये जो एडोलसेंस का एज होता है, इसमें जो युवा होता है दे आर वेरी क्यूरियस एंड नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहता है। यही कारण है कि जो पहला सिगरेट है वो कोई बच्चा जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी के लिए पी सकता है, लेकिन उसके बाद दे गेट एडिक्टेड टू दैट वन एंड उसके बाद वो फिर अपने प्रॉब्लम को फेस करने से बचने के लिए दे कैन यूज अल्कोहल, ड्रग्स एंड इवन स्मोक, या फिर किसी स्ट्रेस के कारण, या फिर स्ट्रेस होने के कारण भी। Oh my God, we not try to these all things. Has played a significant role in the persuading the youngsters to try alcohol and drugs. The perception among youth that it is cool or progressive to smoke. सही बात है। Use drugs or alcohol is also a major cause of the youth to start these habits. अच्छा, उन्हें ऐसा लगता है दे फील कूल, उसके बाद फिर एडिक्ट हो जाते हैं, फिर वो चाह के भी नहीं छोड़ पाएंगे। टेलीविज़न, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट आल्सो हेल्प्स टू प्रमोट दिस परसेप्शन, और इसमें हेल्प कर रहा है टेलीविज़न, मूवीज़, न्यूज़पेपर एंड इंटरनेट। Other factors that have been seen to associate with the drugs and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structure and poor peer pressure. और यही नहीं, जो ड्रग या फिर अल्कोहल एब्यूज़ एडोलसेंस या फिर एडोलसेंस के एमंग होने का एक कारण यह भी है कि उन्हें अनस्टेबल और अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर मिलता है एंड दे हैव अ पीयर प्रेशर. एवरीवन इज यूनिक, everyone has their own capability, so we don't need to compare ourselves with anyone else. Just do what you have capable, what you have capability, just do that one. Don't compare yourself with other. Everyone has a different level of capability. One might be a hero of their one field, and some will be a hero of other field. So don't
Don't compare. I got it. Because of the perceived benefit, drugs are frequently used repeatedly. The most important things which one fails to realize is the inherent addictive nature of the alcohol and drugs. Addiction is the psychological attachment to the certain effect. कहता है एडिक्शन जो है एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होता है किसी सर्टेन इफेक्ट के कारण, सच एज यूफोरिया एंड टेम्पोररी फीलिंग्स ऑफ वेलबींग्स, टेम्पोररी फीलिंग्स associated with drugs and alcohol. These drive people to take them even when these are not needed. और यही उन्हें मजबूर करता है उस टाइम भी लेने के लिए जब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं होती है, और इवन when their use becomes self destructive, और उस टाइम भी जब ये चीज़ें उसके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, फिर वो चाह के भी दे कांट बी अवॉइड. हाउ बैड इट इज. With repeated use of drug, the tolerance level of the receptor present in our body increases. Consequently, the receptor responds only to higher doses of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction. However, it should be clearly borne in mind that use of the drugs can be a forerunner to addiction. Thus, the addictive potential of the drugs and alcohol pull the user into a very vicious circle, leading to their regular use, from which she may not be able to get out. In the absence of any guidance or counseling, the person gets addicted and becomes dependent on their use. कहता है कि आप इन चीज़ों को एक बार भी चाह के डोंट ट्राई दिस, क्योंकि वंस यू गेट, जब आप इसे एक बार यूज करेंगे तो इट विल बिकम एडिक्टिव, एंड आप ना चाहते हुए भी यू आर एबल टू, आपको ये मजबूर कर देगा ऐसा यूज करने के लिए. एंड इसका एक विशेषता ये भी है कि जैसे जैसे आप यूज़ करते जाते हैं इन ड्रग्स का, जो हमारे रिसेप्टर का, हमारे जो शरीर में जो रिसेप्टर है उसका जो टोलरेंस लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है. अब जैसे जैसे रिसेप्टर बढ़ते जाएगा तो वहाँ पे यू नीड टू टेक मोर एंड मोर. तो उसके कारण जो अल्कोहल या फिर कुछ भी जो भी सब एडिक्टिव चीज़ है उनका यूज इनटेक ज़्यादा आप करने लगेंगे, एंड धीरे धीरे इट विल बिकम योर एडिक्शन. Dependence is the tendency of the body to manifest a practice an unpleasant withdrawal syndrome. If regular doses of the drugs or alcohol is abruptly discontinued, this is characterized by anxiety, sickness, nausea, and sweating, which may be relieved when use is resumed again. In some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening, and person may need medical supervision. Dependence leads the patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satiate his or her needs. This results in many social adjustment problems. Effects of drug alcohol abuse. The immediate adverse effects of the drug and alcohol abuse are manifested in the form of reckless behavior, vandalism, and violence. Excessive doses of the drugs may lead to coma and death due to respiratory failure, heart failure, or cerebral hemorrhage. A combination of drugs or their intake along with alcohol generally result in overdosing and even death. The most common warning sign of the drug and alcohol abuse among youth include drop in academic performance, unexplained absence from the school, college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, depression, fatigue, aggressive and rebellious behavior, deteriorating relationship with family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habit. So these are the effects of the drug or alcohol abuse. Fluctuation in weight, appetite, etc. There may even be there may even be some far-reaching implication of the drug alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drug alcohol, she may turn to stealing. The adverse effects are just not restricted to the person who is using drugs or alcohol. At times, a drug alcohol addict becomes the cause of the mental and financial distress to his or entire family and friends. Those who take drug intravenously and direct injected in the veins using a needle and syringe are much more likely to acquire serious infection like AIDS or hepatitis B. The viruses which are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing
of infected needles and syringe. Both AIDS and hepatitis B infection are chronic infection and ultimately fatal. Both can be transmitted through sexual contact or infected blood. The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to habit drinking in adulthood. The chronic use of the drugs and alcohol damage nervous system and the liver cirrhosis. The use of drug and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. Another misuse of the drug is what certain sports person do to enhance their performance. वहीं ड्रग का कुछ मिसयूज ऐसे भी पेशेंट करते हैं जिसकी वजह से ताकि वो अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकें. दे मिसयूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक एनाबोलिक स्टेरॉइड्स डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ. अच्छा, मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए एंड बल्क एंड टू प्रमोट एग्रेसिवनेस and as a result increase athletic performance. The side effect of the use of anabolic steroid in The side effect of the use of the anabolic steroid in female includes muscularization, feature like males. वहीं जो फीमेल है उसमें स्टेरॉइड एनाबोलिक स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, लाइक मस्कुलाइजेशन यानी फीचर लाइक मेल वाला फीचर उसमें देखने को मिल सकता है. इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एग्रेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, enlargement of the clitoris, deepening of the voice. In male it includes acne, increased aggressiveness, mood swing, depression, reduction of the size of testicles, decreased sperm production, potential for kidney and liver dysfunction. Breast enlargement, premature baldness, enlargement of the prostate gland. These effects may be permanent with prolonged use. In the adolescents, male or female, severe facial and body acne and premature closure of the growth center of the long bones may result in stunted growth. Prevention and control. The age-old adage of the prevention is better than cure hold true here also. It is also true that habits such as smoking, taking drugs or alcohol are more likely to be taken up at the young age, more during adolescence. Hence, it is best to identify the situation that may push an adult towards use of the drug or alcohol and to take remedial measure well in the time. In this regard, the parent and the teacher have a special responsibility. Parenting that combined with high level of the nurturance and consistent discipline has been associated with the lower risk of the substances like alcohol, drugs, or tobacco abuse. Some of the measures mentioned here would be particularly useful for prevention and control of alcohol and drug abuse among adults. तो क्या है आप प्रिवेंशन या फिर कंट्रोल यूज कर सकते हैं ताकि एडोलसेंस की एज के जो बच्चे हैं उनके बीच ड्रग और एल्कोहल एब्यूज जैसी समस्या ना आए. अवॉइड एंड्यू पीयर प्रेशर. पहला, एवरी चाइल्ड हैज हिज हर ओन चॉइस एंड पर्सनालिटीज which should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his threshold limits, be it a study or a sport or activity. तो पहला, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर. अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर बच्चे की अपना एक क्षमता होता है, कैपेबिलिटी है, एंड उसकी जो एबिलिटी है, जो उसका पर्सनालिटी है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए. अ चाइल्ड एंड हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि उससे भी इन स्टडी और स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी. हर व्यक्ति का अपना अपना कुछ लिमिटेशन है, कुछ अच्छाई होगा. एजुकेशन एंड काउंसलिंग. एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम हर टू फेस प्रॉब्लम and stress and to accept disappointment and failure as a part of life. It would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuit like a sports, reading, music and yoga and other extracurricular activity. अगला है एजुकेशन और
काउंसलिंग के द्वारा भी हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हमें जो एडोलसेंट की एज के जो बच्चे हैं, हमें उन्हें बताना होगा कि प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। वी हैव टू फेस द प्रॉब्लम एंड फेल्योर को आप एक अपने लाइफ का एक पार्ट मानिए। ठीक है। एंड उसके अब चाहिए कि उसके जो एनर्जी उसे एक सही डायरेक्शन में उसे लगाना चाहिए। स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक या कोई सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में यूज़ कर सकता है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर। Help from parents and peers should be sought immediately so that they are guided appropriately. Help may even be sought from close and trusted friends. Besides getting proper advice to sort out their problems, this would help young to vent their feelings of anxiety and guilt. Looking for danger sign. Alert parent and teacher need to look for and identify the danger sign discussed above. Even friends, if they find someone using drug or alcohol, should not hesitate to bring him to the notice of the parents or teacher in the best interest of the person concerned. Appropriate measures would have then be required to diagnose the malady and the underlying causes. This would help in initiating proper remedial step of treatment. तो हमें भी चाहिए कि अगर आपका दोस्त इस तरह का ड्रग और अल्कोहल यूज़ कर रहा है, तो आपको चाहिए कि यू हैव टू इन्फॉर्म दिस अबाउट दिस टू देयर पेरेंट्स और टू टीचर, ताकि उसका सही तरीके से काउंसिल उसका हो सके एंड इस तरीके के दलदल से में जाने से बच सके। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प्स. A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got into the piggery of the drug alcohol abuse. With such help, the affected individual with sufficient effort and willpower can get rid of the problems completely and lead a perfectly normal life and healthy life. तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति अगर एडिक्ट हो चुका है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ, जिससे कि हम उससे बचा सकते हैं. साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट का यूज किया जा सकता है, जो कि फिर से आपके लाइफ को नॉर्मल बनाने में और हेल्दी लाइफ को स्पेंड करने में दे हेल्प यू. थैंक्स फॉर द डे.